सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम मोदी की नई टीम में अगर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हुई है तो कुछ नए लोगों को अच्छे कामकाज का इनाम भी मिला है। ऐसे ही एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे हैं अनुराग ठाकुर और अब सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी उन्हें बनाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर नए दफ्तर पहुंचे, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास थे। अश्विनी वैष्णव ने भी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना कार्यभार संभाल लिया। तो मनसुख मांडविया जो कि गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, पहले रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री वो रहे हैं और उनका एक तरीके से उनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये क्लब भी कर दिया गया है रसायन और उर्वरक राज्य मंत्रालय को, ताकि ज्यादा विकास हो पाए। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है, विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए यतेंद्र, जेपी नड्डा के घर पर बाकायदा बैठक जो है उसका दौर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले भी वहां बैठक हुई। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? अब मुलाकातों का दौर कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो मुलाकात जो दौर शुरू हुआ था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। उस मीटिंग में 3 नए मंत्री जो संगठन में पदाधिकारी थे, भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी और विश्वेश्वर, वो इस मीटिंग में आए थे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने चर्चा की और इसके अलावा उनके साथ वी सतीश, शिव प्रकाश और सौदान सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। बीएल संतोष मौजूद थे। अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। अब से कुछ आप देख सकते हैं शोभा करंदले जो नई मंत्री बनी है कर्नाटका से, वो यहाँ पर पहुंची हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने, और लगातार वही बात की जा रही है। शोभा जी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या किस तरह से आप वो संभालेंगे? ठीक है, तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर, ठीक है यतेंद्र जी, अच्छे करने के लिए क्या सोचना है वो मैं स्टडी करूंगी। पूरे देश में किसान को अच्छे करने को कोशिश करूंगी। तो किस तरह से, क्या आपको लगता है जो किसान आंदोलन भी देश में चल रहा है, क्या उनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा? होना ही चाहिए, क्योंकि किसान को समझाना चाहिए हम किसान का भला के लिए कानून लाया है। ये किसान का नाम पे कोई दूसरे व्यक्ति उधर धरना कर रहे हैं तो उसको समझाने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। 7-8 महीने से उधर ही बैठे हैं। इसीलिए पूरे देश में किसान को बताना है, किसान को ये कानून अच्छा
लेकिन शोभा जी, जो किसानों का मामला है वो कह रहे हैं कि संसद सत्र जैसे शुरू होगा वो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हर संगठन से 5 लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे संसद के बाहर। इसीलिए वैसे ये पूरा पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पूरा बाहर से भी मोटिवेट हो सकता है, इसीलिए किसान को समझाना हमारा काम है। तो क्या आप उन लोगों को बुलाओगे मीटिंग के लिए? हम पूरे देश में हर स्टेट में जाके ये किसान का भला ही क्या है वो बस बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये है शोभा करंदले, जिन्होंने कल ही मंत्री पद की शपथ ली है। उनका पोर्टफोलियो मिल गया। उन्होंने साफ कहा कि किसानों के हित में काम करेंगे और जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, लेकिन उनकी कोशिश है कि जो मोदी सरकार किसान हित में जो बिल लेकर आई है वो रहे हैं, जहां एक तरफ कल ये बड़ा फेरबदल हुआ, कई लोगों के इस्तीफे लिए गए, कई लोगों को डिपार्टमेंट सौंपा गया, वहीं आईआईटी के निदेशकों से भी उनकी आज मुलाकात होनी है, उनसे बात होनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा वो कर रहे हैं, ताकि बहुत जरूरी है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ें कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का देखा है उसको पूरा किया जा सके। और इसीलिए एक बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में कल देखने को मिला है, जहां पर भारी तादाद में देखा गया कि नए चेहरे सामने आए हैं, 11 महिलाओं को मौका मिला है। और विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है और शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक। देखिए, बिल्कुल ये जो बैठक है कैबिनेट की ये कल होनी थी, लेकिन कल दोपहर 11 बजे का इसका टेंटेटिव समय था, लेकिन कल हुई नहीं, उसे रद्द कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि शाम को कैबिनेट का विस्तार हुआ। तो कुछ ऐसे मंत्री थे जो उस कैबिनेट बैठक में शामिल होते कल, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला, बैठक में भी नहीं जा पाए क्योंकि वो मुलतवी हो गई और शाम को मंत्रिमंडल से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो आज जो बैठक होगी शाम को 5 बजे, वो पहली कैबिनेट की बैठक है नए मंत्रिमंडल की। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है उसमें। और 7 बजे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी जितने भी राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों के अलावा। आपको ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं आईआईटी के निदेशकों से, दरअसल उनकी देखिए बातचीत भी चल रही है और पूरी तरीके से वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक्शन में इसलिए क्योंकि देखिए इतना बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में इससे पहले मोदी सरकार में नहीं हुआ है। लोगों को ये आभास तो था कि विस्तार होने वाला है, 5 राज्यों में जहां चुनाव हैं उसको देखते हुए कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल होगा किसी को अंदाजा नहीं था। बड़े बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस्तीफा दिया, नए चेहरे सामने आए हैं। अगर राज्यों की बात करें जहां आने वाले दिनों में चुनाव हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश से 15 सबसे ज्यादा मंत्री आए हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपना पदभार संभाल लिया, कुछ देर पहले से वो अपने मंत्रालय पहुंचे और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो नए चेहरे हैं जिन्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिली, जी हालांकि जी किशन रेड्डी जो है इनका तो प्रमोशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने पदभार को संभालने पहुंचे और ये कहा कि जो भरोसा उन पर जताया गया है उस पर खरे उतरना है। कुछ देर पहले ही वो अपने मंत्रालय पहुंचे थे, पूजा पाठ उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और आज ही की तस्वीर अगर आपको बताएं तो अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला और उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। उससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली है। युवा मामले और खेल मंत्री भी वो बनाए गए हैं, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। किरेन रिजिजू जो कि कानून मंत्रालय जिन्हें सौंपा गया है, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। जी किशन रेड्डी को आप देख रहे हैं और इन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्ट्री का प्रभार संभालने आए हैं। उसके पहले देखिए किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पंडित हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गुलदस्ते के जरिए, नारियल के जरिए और फूलों के जरिए एक जो है कलश पर्यटन मंत्रालय की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी किशन रेड्डी MOS होम थे, लेकिन अब उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और उसके बाद वो चार्ज लेने पहुंचे हैं। उसके पहले किस तरह से देखिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि उनके मंत्रालय टूरिज्म, कल्चर
इस तरह के मंत्रालय उनको संभालने हैं। और इसलिए एक संस्कृति जो उनकी रही है, जिस तरह से वो पूजा पाठ पहले भी करते रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्रालय का चार्ज संभालने से पहले वो पूजा पाठ के जरिए ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच अपना कामकाज संभालने आए हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्ट्री का प्रभार संभालने आए हैं। उसके पहले देखिए किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पंडित हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गुलदस्ते के जरिए, नारियल के जरिए और फूलों के जरिए एक जो है कलश पर्यटन मंत्रालय की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी किशन रेड्डी MOS होम थे, लेकिन अब उनको GDP वाढवायला हे खातं अतिशय उपयुक्त आहे आणि महत्त्वाचं खातं आहे डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने। आणि म्हणून हे खातं जे मला दिलं आहे ते देशाचा विकास करण्यासाठी आहे, रोजंदारी निर्माण करण्यासाठी आहे आणि त्या दृष्टीने मी काम करेन। राणेसाहेब, काल मंत्रिमंडळात नियुक्ती झाल्यानंतर शुभेच्छांसाठी अनेक फोन आले असतील किंवा कंटिन्यू चालू, आताही चालू आहे। त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची शुभेच्छा किंवा लक्षात राहणारी शुभेच्छा कोणाकडून तुम्हाला मिळाली? नाही, शुभेच्छा माझ्या नातवाकडून मिळाली। माझ्या नातवांकडून मिळाली। मला मी शपथ घेतल्यानंतर खाली आलो आणि बाहेर जेव्हा आलो तो पहिला फोन माझा नातू अभिराज आणि निमिष या दोघांनी मला फोन करून अभिनंदन दिलं। तो नारायण राणे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से विक्रांत का भी रुख कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए पदभार ग्रहण करने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन जो देखने को इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार के तौर पर मिला वो अपने आप में बहुत अलग था। कई बड़े चेहरों की छुट्टी, कई नए चेहरे लाए गए और नए चेहरे भी ऐसे जिसमें आप देखिए 11 महिलाएं, अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं उसमें शामिल किए गए। और साथ ही साथ जो एक लिस्ट आ जाती है, जब मंत्री विभाग का मंत्रियों को बंटवारा होता है, बाकायदा लिस्ट आती है। लेकिन कल देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा, एक एक करके जानकारी सामने आती रही कि किसको क्या विभाग मिला है। लेकिन बहुत बड़ा फेरबदल ये सामने आया है। तो आज ये सिलसिला भी देखिए शुरू हो चुका है। तमाम जो ये नए चेहरे जो अब मंत्री हैं ये पहुंच रहे हैं दफ्तर, अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इनके अलावा नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। अब से थोड़ी देर पहले खेल मंत्री किरेन रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री बनाया गया है। इशू तो बड़ा इशू है, पूरा देश में चर्चा हो रहा है। इसीलिए किसान को समाधान करने के लिए, किसान को अच्छे करने के लिए क्या सोचना है वो मैं स्टडी करूंगी। पूरे देश में किसान को अच्छे करने को कोशिश करूंगी। तो किस तरह से, क्या आपको लगता है जो किसान आंदोलन भी देश में चल रहा है, क्या उनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा? होना ही चाहिए, क्योंकि किसान को समझाना चाहिए। हम किसान का भला के लिए कानून लाया है। ये किसान का नाम पे कोई दूसरे व्यक्ति उधर धरना कर रहे हैं तो उसको समझाने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। 7-8 महीने से उधर ही बैठे हैं। इसीलिए पूरे देश में किसान को बताना है, किसान को ये कानून अच्छा लेकिन शोभा जी, जो किसानों का मामला है वो कह रहे हैं कि संसद सत्र जैसे शुरू होगा वो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हर संगठन से 5 लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे संसद के बाहर। इसीलिए वैसे ये पूरा पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पूरा बाहर से भी मोटिवेट हो सकता है। इसीलिए किसान श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूँगा। और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूँ। मेहनत, मशक्क़त और उसी भाव के साथ कार्य करूँगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा अभी उस पर थैंक यू। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, नागरिक उड्डयन मंत्री उन्हें बनाया गया है। एक बड़ा पदभार उनको सौंपा गया है। वो भी देखिए दफ्तर पहुंचे हैं पदभार ग्रहण करने के लिए और ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। इनके अलावा देखिए नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। खेल मंत्री रहे वो पहले,
रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री अब उनको बनाया गया है। नए इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। रामचंद्र प्रसाद सिंह धर्मेंद्र प्रधान की जगह नए इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। यूपी कैडर के आईएएस रहे आरसीपी सिंह फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बीच डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। 42 साल की भारती प्रवीण पवार अब महाराष्ट्र के डिंडौरी से लोकसभा सांसद हैं, जिनका सांसद के रूप में यह पहला कार्यकाल है। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुखद अवसर है और निश्चित रूप से हमारे जितने यहाँ भी देख रहे हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इस बात तो आप जानते हैं मैं खुले मन से काम करता हूँ, तभी तो मैं कुछ जानता नहीं। पहले मैं यहाँ आया, सब चीज़ों का अध्ययन करूँगा, चीज़ों को समझूंगा, तब फिर उस पर कुछ आपके सामने बात रख पाएंगे। पिछले कई सालों से जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ का जो काम होना चाहिए था वो शायद कम था, अधूरा था। तो ये 2 सालों में वो पूरा ज़्यादा करने की कोशिश भी की गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। और मुझे लगता है कि आज भी हम उसी महामारी से गुजरते हुए प्रायोरिटी जो भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसे हम फेस करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ज़रूर इस पे हमारा पूरा दायित्व निभाने की और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब खुश रहे, सब जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत है, तो हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। और अब बात खतरा और लापरवाही की। खतरा कोरोना का अभी बना हुआ है और लापरवाही लोगों की भी बनी हुई है। अलग अलग जगहों की जरा हम आपको तस्वीरें आप दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में, जहां पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी तादाद में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, लेकिन उनके चेहरे पर न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं मौज मस्ती के लिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, लेकिन घूमने फिरने के लिए लोगों की भीड़ कई जगह उमड़ रही है, खासतौर पर पहाड़ी इलाके जहां पर पर्यटकों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 31 मई तक जहां सिर्फ 13 लाख पर्यटक पहुंचे थे, वहीं जून में कोरोना नियमों में छूट के बाद अब तक 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों से आई इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। शिमला, मनाली और धर्मशाला, जहां पर भारी तादाद में आपको पर्यटक दिख रहे होंगे, सैलानी दिख रहे होंगे, लेकिन दिख नहीं रहा होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग, इनके चेहरे पर मास्क। तो हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं, चालान भी काटा जा रहा है, जुर्माना लोगों पर लग रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से थोड़ी चिंता हमारी भी इस बात को लेकर के बनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों बहुत बड़ा रुझान टूरिस्ट का पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी हिमाचल की ओर हुआ है। और मौसम के साथ साथ में कोविड में हिमाचल प्रदेश में जो कमी आई है नंबर में, उसको देखते हुए टूरिस्ट बड़ी संख्या में हिमाचल में आया है। टूरिस्ट आए, उनका स्वागत है, लेकिन मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो कोविड नियमों का पालन करें। कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हर जगह लोगों की भीड़ दिखने लगी है, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने ताक पर रख दिया। यही नहीं, घूमने फिरने के चक्कर में लोग मास्क तक लगाना अब जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटना शुरू किया। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 308 लोगों के चालान काटे और करीब 3 लाख जुर्माना वसूला है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों की भीड़ उमड़ने के साथ ही ट्रैफिक जैम के हालात भी पैदा हो गए। गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। ये दो तस्वीरें ट्रैफिक जैम की और सैलानियों की भीड़ की। जरा देखिए, कतारें इतनी लंबी थी क्योंकि भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सैलानियों की तादाद भी आप देखिए कितनी ज्यादा है, लेकिन लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी पर्यटन वाली जगहों पर सैलानियों की बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। टूरिज्म मिनिस्ट्री एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना वायरस के बाद सब लोग ऐसे स्पॉट पे जा रहे हैं जहां टूरिज्म बहुत ज्यादा है। कैसे सर इसको कैसे? एक बार हमारा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, हमारा मंत्री जी से बात करने के बाद हम जो प्रधानमंत्री जी आदेश पर जो भी होगा देश के हित के लिए, टूरिज्म इम्पोर्टेंट बढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। लेकिन सर जिस तरह से लोग जा रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पे, ये कोरोना के लिए खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल, एक बार रिव्यू करने के बाद बताऊँ। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड के भी हैं, और इस पहाड़ी राज्य के शहरों में भी सैलानियों की संख्या एकाएक बढ़ गई। नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने निकल जाते हैं। राज्य से आई इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, देखकर ऐसा लगता है कि देश में कोरोना जैसे फैला ही नहीं है। पर उत्तराखंड के नैनीताल से भी एक डराने वाली तस्वीर आई। वहां तो दूसरे शहरों के मुकाबले लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे लोगों के जहन से कोरोना का खौफ खत्म हो गया हो। न मास्क लगाने की चिंता और न ही 2 गज की दूरी किसी ने उसका ख्याल रखा। शहर में भीड़ आ रही है, इससे काफ़ी क्षेत्र के लोगों को खतरा बढ़ रहा है, और ना कोई ये मास्क पहनने हैं, और ये क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। खतरा है शहर में? शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बढ़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के हालात मनाली और शिमला से अलग नहीं हैं। यहाँ पर भी सैर सपाटे के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लोग ना तो कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। सैलानियों की भीड़ की वजह से शहर के सारे होटल्स भर गए हैं। गाड़ियां बढ़ने की वजह से सड़कों पर जैम जैसे हालात हो गए हैं। जो कोरोना है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जितने भी ये जो लोग अनजानी में कोरोना के साथ जो खेल रहे हैं, ये मास्क को छिपा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है यहाँ पर? भीड़ तो अभी है नहीं, धूप में निकलता नहीं कोई। धूप में नहीं निकलता। हाँ। वैसे लोग तो बहुत ज़्यादा आते होंगे। हाँ, लोग तो काफ़ी ज़्यादा। ठीक, हाँ, गाड़ियों का भी, लोगों का भी ठीक ही है रस। इस वक्त हम लोग नेशनल हाईवे 154 की बड़ी मार्केट रैत मार्केट में मौजूद हैं, और आपको मैं ये बता दूं कि इन दिनों जो वीकेंड पे टूरिस्ट आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट पहुंचता है, आता है, आवाजाही करता है, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट से भी होकर जो है वो गुजरता है। यहाँ खरीद फरोख्त वो करता है। और अभी फ़िलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे, हालांकि सुबह का वक्त है और अभी उतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पैदल राहगीरों की माने जो वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं या जो टैक्सी हैं या उनकी दूसरे किसी संसाधनों के तहत जो है वो अलग अलग जगहों में यहाँ से आवाजाही ज़रूर कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी वेव को लेकर कि लोग कितना सजग हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मिला जुला जो लोगों का यहाँ पर जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर मास्क को लेकर लोग कितने सजग हैं। तो जो भी लोग आवाजाही कर रहे हैं वो मास्क जो है वो ज़रूर पहनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जैसे जिनको नहीं नजर आ रहा है तो वो लोग जो है वो मास्क अभी ढूंढ कर पहन रहे हैं। जेब में मास्क जो है वो ज़रूर लोगों ने रख रखे हैं। कई लोगों ने उधर दिल्ली के उत्तम नगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाश दिन दहाड़े एक घर में घुस गए और जमकर लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे, लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लिया। लूट की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक आदमी वहां बैठे दिखाई दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला 4 लोग अंदर आ गए। अंदर घुसते ही इनमें से एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला की तरफ तान दिया, जबकि हेलमेट पहने एक दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला और वहां मौजूद आदमी को धमकाने लगा। ये बेखौफ बदमाश करीब आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे।
इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए की गहने और कैश लूट लिया। वहीं दिल्ली के नारायणा इलाके में भी एक कारोबारी को कई गोलियां मारी गईं। रविवार को हुई इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखा कि कारोबारी अपूर्व जैन जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद एक बदमाश ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। गोली लगने से कारोबारी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की है। तो ये दिल्ली के नारायणा इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए कारोबारी पर ताबड़तोड़ यहाँ जो बदमाश पहुंचते हैं वो गोलियां चलाते हैं। गोली लगने से कारोबारी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? ये बदमाश आखिरकार कौन थे? क्या आपसी रंजिश वजह मानी जा रही है इसके पीछे? पूरे मामले को लेकर कोई भी सुराग अर्पिता नहीं है और यही वजह है कि पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जो बदमाश है उनकी तलाश करी है। लेकिन राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से पहले उत्तम नगर में सरेआम डकैती होती है घर के अंदर, उसमें जो बच्चे हैं वो सहम जाते हैं और आधा घंटे तक जो है वो बदमाश घर के अंदर मौजूद होते हैं। और उसके बाद रविवार की घटना है, जो अपूर्व जैन है उनके साथ जो है वो कारोबारी हैं, उनके ऊपर गोली मारी जाती है। और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ है और वो अपनी गाड़ी के पास जब जाते हैं, जब उन्हें गोली मारी जाती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और जिस तरह से जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर उन्होंने बोला था कि बीट पुलिसिंग को बढ़ाया जाए और जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया जाए, तो देखना होगा कि ये दोनों मामलों में जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो तलाश जो है आरोपियों की जा रही है। जी, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तम नगर में देखिए एक बिजली कर्मचारी बनकर कुछ बदमाश घर के अंदर पहुंचते हैं और जमकर लूटपाट वहां पर करते हैं। आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो नारायणा इलाके की देख रहे हैं, दिल्ली की ही, जहां पर एक कारोबारी जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तभी कुछ बदमाश देखिए वहां पर पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां उस कारोबारी पर चलाई जाती है।